मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका नेशा आईएएस में। चलिए हम लोग आज 11th जेपीएससी और सीडीपीओ के मुद्दे पर कुछ चर्चा करेंगे और ख़ास करके जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं और उनको काफ़ी कम समय मिला है उन पर भी कुछ हम लोग हल्का फुल्का चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइए। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी सामग्रियाँ और जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है समय समय पर दिए जाते हैं, उसका आप लोग लाभ उठाएं और दोस्तों को भी बताएं। इसके अलावा सीडीपीओ जो जेपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम आयोजित होने वाला है भविष्य में, उसके प्रारंभिक परीक्षा के क्लासेस शुरू हो चुके हैं और मुख्य परीक्षा के क्लासेस मार्च में शुरू होंगे, उससे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जेपीएससी प्रीलिम्स के फास्ट क्लासेस 40 डेज को टारगेट करते हुए क्लासेस शुरू हो चुके हैं और हमारा टारगेट है कि जेपीएससी पेपर 2 को कम से कम 2 बार कंप्लीट करा दिया जाए और पेपर 1 को भी दूसरी बार कराने का प्रयास किया जा रहा है। अभी दोनों के फर्स्ट राउंड प्रगति पर हैं। आप लोग यथाशीघ्र एडमिशन ले सकते हैं। जितने जल्द आप एडमिशन लेंगे उतना ज़्यादा राउंड आपका संभव होगा। इसके अलावा जो चैप्टर वाइज टेस्ट है वह भी चल रहे हैं, उसका भी लाभ उठाइए। अब चलिए हम लोग आते हैं 11th जेपीएससी और सीडीपीओ पर। सबसे पहले सीडीपीओ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर जो एज कट ऑफ दे दिया गया है 2019, ये अधिकतम और न्यूनतम दोनों के लिए कर दिया गया है 1 अगस्त 2019। कुछ न कुछ तकनीकी गलतियाँ हुई हैं नीति निर्माताओं से, आयोग से, कि इस चीज़ को ध्यान नहीं दे पाए कि आखिर जो नए बैचलर हैं वो फिर क्या करेंगे। यानी कि 2024 रखना चाहिए था आपका न्यूनतम उम्र सीमा के लिए और अधिकतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2019 रखना चाहिए था। इस चीज़ को संभवतः नियमावली बनाते समय ध्यान नहीं दिया गया है। इसके कारण हजारों अभ्यर्थी सीडीपीओ के फॉर्म भरने से वंचित हो गए हैं जो हाल फिलहाल में बैचलर किए हैं। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए और ईमेल कीजिए, भरपूर ईमेल कीजिए आयोग को। आयोग का ध्यान निश्चित रूप से जाएगा और एडवर्टाइजमेंट में कुछ न कुछ सुधार करके कुछ और डेट एक्सटेंड करते हुए आप लोगों को भरने का मौका मिल जाएगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। और ख़ुद भी जो रांची वगैरह में रहते हैं पर्सनली आयोग जा कर के कंटेक्ट करें और इस गलती की ओर आयोग को निश्चित रूप से ध्यान दिलाएं और आयोग भी इस चीज़ को परीक्षण कर अपने स्तर से भी इसे ज़रूर सुधार दे ताकि जो नए बैचलर किए हैं उनको किसी भी तरीके से समस्या ना हो। अब आते हैं हम लोग 11th जेपीएससी पर। 11th जेपीएससी के प्रीलिम्स जैसा कि आपको पता है 17 मार्च को संभावित हैं और इसी को मान करके आपको तैयारी करना है। और बहुत सारे लोग जो हैं जिनको लग रहा है कि 17 मार्च को टल जाएगा, वह आपके अपने विचार हैं, लेकिन फिलहाल जब आयोग ने 17 मार्च को बता दिया है तो निश्चित रूप से 17 मार्च को ही मान करके आपको तैयारी करना है। बहुत सारे ऐसे फ्रेशर्स हैं जो पहली बार जेपीएससी दे रहे थे, अचानक वैकेंसी आता है और 1.5 माह के बाद एग्ज़ाम डेट्स भी दे दिया जाता है, तो उनके लिए थोड़ा सा अजीब धर्म संकट वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे तैयारी करें 45 डेज में, है ना। तो देखिए हमारी ओर से जो संभव हो रहा कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप फ्रेशर हों या आप एक्सपीरियंस हों, आपकी तैयारी हो, सभी के लिए समय 45 डेज ही है। डेट अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो भी उतना ही समय। आपको फ्रेशर है इसलिए आपको ज़्यादा समय मिल जाएगा ऐसा तो कुछ है नहीं, है ना। इसीलिए आपकी भी वही रणनीति होगी जो एक्सपीरियंस वालों की होगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। लेकिन जो फ्रेशर हैं जिनकी कम उम्र है, आप पहली बार सिविल सेवा या दूसरी बार सिविल सेवा दे रहे हैं, तो अगर सिविल सेवा के क्षेत्र में आप दौड़ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो ये मैराथन दौड़ है, क्लियर। यहाँ पर जब आप इन कर गए तो बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि इसमें आपको फिनिश कर देना है, जो भी इसके सिलेबस से फिनिश कर देना है। जहाँ तक 11th जेपीएससी की बात है तो पीटी के लिए 40 डेज है, आप 40 डेज में अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कीजिए और उसके बाद मुख्य परीक्षा में लग जाइए, है ना। और जो भी 5 पेपर मुख्य परीक्षा के हैं और 2 पेपर प्रारंभिक परीक्षा के हैं, इसको फिनिश करने के बाद ही दूसरे एग्ज़ाम के बारे में सोचिए, क्लियर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 महीना पढ़ें फिर आप छोड़ दिए जेपीएससी को, फिर अगला बार वैकेंसी आएगा, फिर 1 महीना आपके पास रहेगा।
क्योंकि पिछले 1.5 वर्षों से जेपीएससी की एग्ज़ाम नहीं हो रही थी। उस दौरान काफ़ी समय था कि अपने पीटी और मेंस को आप फिनिश कर सकते थे, लेकिन नहीं कर पाए, तो उस गलती को फिर से मत दोहराइए। एक अच्छा शुरुआत दीजिए इस बार 11th जेपीएससी में, ताकि जो भविष्य में आपके जेपीएससी आए या इस जेपीएससी में भी आपके लिए प्रबल संभावनाएं रहे, है ना। इस जेपीएससी में अगर कुछ स्टेज को भी आप क्लियर कर सकते हैं या फाइनली भी अगर आप होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेहनत के बल पर, है ना। जो भी अचीवमेंट रहे आपका 11th जेपीएससी में, उसके ठीक अगले जेपीएससी में निश्चित रूप से आप विजेता बन के उभरेंगे। अगर इस बार नहीं भी हो पाया तो, लेकिन कोशिश करेंगे तब होगा, और लगातार स्टडी करेंगे तब होगा, है ना। नोटिफिकेशन के बाद पढ़ने का आदत नहीं रखना चाहिए। मौसमी सीजनल तैयारी करने वाला मत बनिए, है ना। रेगुलर तैयारी करने वाला बनिए, क्योंकि यह बहुत ही नुकसान आपको करता है। इसका ध्यान रखेंगे जो भी फ्रेशर कैंडिडेट हैं। शुरू कीजिए तो यह सोच के शुरू कीजिए कि जेपीएससी को फिनिश करके ही दम लेना है, उसका टर्मिनेटर बनिए, है ना। केवल स्टार्टर बन करके उसको छोड़ मत दीजिए। क्लियर? ये बहुत ही आपको नुकसान देगा। उसके अलावा एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस क्रिएटर, है ना। उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है जो इतना डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं अपने कंपिटिटर्स के बीच में, है ना। यानी कि कटअप अगर आपका 140 जा रहा है तो आपका 150 स्कोर है, 120 जा रहा है कटअप तो आपका 135 स्कोर है, 140 स्कोर है। यानी कि आपने काफ़ी डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कटअप मार्क्स से। मेंस जब भी ले, जेपीएससी पीटी जब भी ले, आप काफ़ी पहले से तैयार हैं, तो यह डिफरेंस क्रिएटर का रोल होता है और इस चीज़ को ज़रूर कीजिए। चूँकि अब एग्ज़ाम आ गए हैं, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया, सीजनल प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स, है ना। जब नोटिफिकेशन आता है तब लॉन्च उन लोग होते हैं कि अब तैयारी करना है, ठीक है। लेकिन जेपीएससी का जो इतिहास रहा है, ये आपको तैयारी करने के लिए नहीं, रिवीजन करने के लिए समय देता है और तैयारी करने के लिए भरपूर समय देता है 2 जेपीएससी के बीच में। उसमें तैयारी कीजिए और जैसे ही वैकेंसी आता है रिवीजन करके दे दीजिए। उसी तरीके से तैयारी कराने वाले भी कुछ सीजनल आपके लॉन्च हो जाते हैं, है ना। जैसे ही आपका वैकेंसी आती है जेपीएससी की, तो तैयारी कराने वाले सीजनल टीचर्स भी बहुत सारे लॉन्च हो जाते हैं। खास करके जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि खुद तो कर नहीं पा रहे हैं और ज्वाइन करें तो किनको करें। क्लियर? यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, ओनली आपके पास 40 डेज है। यहाँ पर आपको बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा। अगर आप अनुभवहीन शिक्षकों के कोई गाइडेंस में चले जाते हैं, एक तो आपका मनी का नुकसान होगा, इसमें दो मत नहीं है, आर्थिक नुकसान तो होगा ही, लेकिन उससे बड़ी समस्या होगी कि आपका 1-1.5 साल चला जाएगा। आपके कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएंगे सिविल सेवा के क्षेत्र में। आपको लगने लगेगा हम में योग्यता नहीं है ना, इस एग्ज़ाम को देना ही नहीं। हो सकता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी जो है आप परमानेंटली छोड़ दें। वेबिनार, सेमिनार, एसी रूम्स, बिल्डिंग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, इसका ध्यान रखिए। और फ्रेशर कैंडिडेट्स की समस्या होती है, छोटे छोटे रील्स देखकर काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। रील्स तो छोटे छोटे होते हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी होती हैं, सपने बड़े बड़े दिखाए जाते हैं, है ना। लेकिन क्लासरूम में आप पहुंचते हैं तो हकीकत जो है कुछ अलग होता है। उसी तरीके से अभी एडवाइस का टाइम नहीं है, मोटिवेशनल वीडियो देखने का टाइम नहीं है और ऐसे भी टाइम नहीं है ना। 14वें जेपीएससी के लिए भी ये सब करने का समय नहीं है। डायरेक्ट एक्शन लीजिए। क्लियर? सिलेबस है, उसको फिनिश करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाना है, डेट्स एंड। यही आपका उद्देश्य होना चाहिए। क्लास का क्या तरीका है, ट्रेडिशनल वे सही है या नया तरीका सही है, कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप जब से आपने स्टडी शुरू किया, क्या उस दिन से अगले 10 दिनों से आप में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ? नहीं कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, इट मीन्स आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और कुछ मिलने वाला नहीं है। एक समस्या और है सिविल सेवा में फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, बुक लिस्ट। वो बुक लिस्ट खोजने लगते हैं हड़बड़ा करके सिविल सेवा के लिए, है ना।
ग्रुप सी और ग्रुप डी में चलिए गाइड भी आप ले करके पढ़ लिए, तो जो स्तर होते हैं सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस के, मैथ्स के क्वेश्चन के, रीजनिंग के क्वेश्चन के, वो सब मैनेज हो जाता है प्रैक्टिस गाइड से भी कर लेने से। लेकिन सिविल सेवा में ना गाइड कारगर है, ना ही बुक कारगर है। समस्या यह खास करके झारखंड सिविल सेवा के लिए है ना। और एक तो सिलेबस के अनुसार आपको कोई भी गाइड और बुक मिलना संभव नहीं है। हेडिंग रहता है सिलेबस के अनुसार, लेकिन अंदर गार्बेज की तरह कुछ न कुछ भर दिया जाता है। सिविल सेवा का ये अर्थ नहीं है कि आप जब नियुक्त होते हैं तो आपके सामने कोई पूर्व उदाहरण प्रस्तुत होता है हर समस्या के लिए। एट ए टाइम जो है आपको उस समस्या पर डिसीजन लेना पड़ता है, द बेस्ट डिसीजन और क्विक डिसीजन तुरंत लेना पड़ता है। आपके पास समय नहीं होता है ना, कि मंत्री से बात करें, अधिकारियों, उच्च अधिकारियों से बात करें। इस चीज़ को सिखाया जाता है सिविल सेवा के सिलेबस के माध्यम से, उसकी तैयारी के माध्यम से इसी चीज़ को देखा जाता है आपके आंसर राइटिंग में। आप कोई भी बुक को उठाते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के बुक हैं, राइटर्स हैं, विद्वान हैं, वो लिखने वाले, वो अपने हिसाब से कोशिश करते हैं कि काफ़ी डिटेल में दे दिया जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर समस्या जो होती है, कुछ विद्वान जो होते हैं वामपंथ के समर्थक होते हैं, कुछ दक्षिणपंथी होते हैं, ठीक है, कुछ अन्य पंथी होते हैं। लेकिन आप जो होते हैं सिविल सेवा के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको विचार चाहिए, थॉट्स आप में विकसित होने चाहिए। इट मीन्स घटनाओं को तो आपको गेन करना है, लेकिन किसी भी लेखक के विचार से आप प्रभावित नहीं हो सकते हैं। क्लियर? इस चीज़ को यहाँ पर सिखाया जाता है रेनेसा आईएएस में, ठीक है। मटेरियल हमारा नोट्स देने का उद्देश्य यही था कि आपको बुक्स की दुनिया से, गूगल की दुनिया से बचाया जाए, प्लस क्लास देने का हमारा यही उद्देश्य है कि आप में वह थॉट क्रिएट किया जाए, वह विचार क्रिएट किया जाए जो भविष्य में आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ सर्विस के दौरान भी आपको बैकअप देता रहे। क्लियर? जब तक आप अपने विचार नहीं विकसित करेंगे, मुख्य परीक्षा का एक अच्छा आंसर कभी भी नहीं लिख पाएंगे, है ना। यह विचार इतना आसानी से विकसित नहीं होता है। एक सही कंसेप्ट, एक सही स्ट्रेटजी के साथ आगे तैयारी करते रहना, पहला। दूसरा, जो सारे विचार आपके क्रिएट होते हैं, क्लियर, जो निष्पक्ष विचार होते हैं, जो सबसे अलग अद्वितीय विचार होते हैं, वो आपके माउथ के माध्यम से नहीं जाता है, आपके हाथ के माध्यम से माइंड के परमानेंट मेमोरी में जाता है। इसका अर्थ है आपके राइटिंग के माध्यम से। आप कितना ज़्यादा लिखते हैं किसी टॉपिक पर, उसके अलग अलग पहलुओं पर कितना ज़्यादा सोचते हैं और फिर लिखते हैं, उसके अनुसार आपका एक डिफरेंस विचार जो है, थॉट जो है क्रिएट होता है, जो आपको अलग बनाता है। और जो परीक्षक आपके कॉपी चेक करते हैं तो निश्चित रूप से वो प्रभावित होते हैं। भविष्य में जब नौकरी में जाएंगे तो आपके जो डिसीजंस होते हैं उससे उच्च अधिकारी, मंत्रीगण, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी निश्चित रूप से आपके विचारों से प्रभावित होंगे। आपके मॉडल को हर जगह लागू करने का प्रयास किया जाएगा। जो भी आपने एक विकास का खाका अपने प्रखंड के लिए, अपने एरिया के लिए जो भी विकसित किया है, वो बाकी लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा, अगर आपका विचार जो है फंडामेंटल हो, मौलिक हो। क्लियर? और बुक लिस्ट, जो बड़े बड़े राइटर्स के बुक बता दिए जाते हैं, न 30 दिन में वह कंप्लीट होता है, न 1 साल में कंप्लीट होता है। इसका ध्यान रखिए। बुक से डायरेक्ट तो कभी मत पढ़िएगा, नोट्स पहले आपको बनाना है। नोट्स बनाने या गाइडेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, रेनेसा आईएएस को ज्वाइन कीजिए, लेकिन बुक से मत पढ़िए, न गाइड से। क्लियर? आपका एक अपना नोट्स होना चाहिए, उससे पढ़िए। और फाइनल सिविल सेवा तभी क्लियर होगा जब आंसर राइटिंग में आपके अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। जो काम आपको करना है एग्ज़ाम हॉल में जा कर के, आंसर वहाँ पर लिखना है 3 घंटे में, कुछ खास 4-5 क्वेश्चन का, उसके लिए आप पहले कभी प्रैक्टिस ही आपने नहीं किया, टाइम के अंदर लिखने का प्रयास ही नहीं किया, और डायरेक्ट आप वहाँ पर रीडिंग मार करके चले जाएंगे या याद करके भी चले जाएंगे,
तो वहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जो उस तरीके से मेहनत करके जाएंगे उसको आप पीछे नहीं कर पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। यानी कि पीटी और मेंस जो होता है अलग नहीं होता है। पीटी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो इस तरीके से तैयारी कीजिए कि मुख्य परीक्षा का एक आधार बनता जाए, है ना। इसलिए वहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा के जो नोट्स दिए जाते हैं उसमें पूरा ध्यान रखा जाता है कि आपका मुख्य परीक्षा का तैयारी कहीं से भी प्रभावित ना हो। वहाँ के हिस्ट्री के नोट्स देखिए, ज्योग्राफी के देखिए, इकोनॉमिक्स के देखिए, साइंस के देखिए, है ना। वन लाइनर टाइप का वहाँ पर नहीं चलता है। एक और जो है फ्रेशर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम में क्रिएट करता है, बहुत सारे टेस्ट लॉन्च हो जाते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद। क्लियर। अब ये टेस्ट जो होता है आपका कंप्लीट सेट होता है 100 क्वेश्चंस का। तैयारी है नहीं और उतर गए आप तुरंत एकदम टेस्ट देने के लिए 100 क्वेश्चन का। क्यों टेस्ट दे रहे हैं जब आपका तैयारी ही नहीं है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, झारखंड का, CNT, SPT, तो टेस्ट देने का क्या मतलब है ना। पहले तैयारी कीजिए उसके बाद टेस्ट। हाँ, अभी चैप्टर वाइज टेस्ट पर ध्यान दीजिए। जब तैयारी हो जाएगी तब कंप्लीट टेस्ट देना है, इसका ध्यान रखना है। और इसके अलावा सिविल सेवा को कभी भी सिर्फ MCQ के माध्यम से तैयारी करने का फ्रेशर कैंडिडेट प्रयास न करें, भारी नुकसान होगा। क्लियर। केवल आप MCQ से तैयारी करेंगे कि इस चैप्टर का 50 MCQ कर लिए, उसका 50 कर लिए, आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में क्या होगा कि आप परेशान हो सकते हैं। स्तरहीन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस मत कीजिए सिविल सेवा के लिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। स्तरहीन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप करेंगे तो कोई लाभ वहाँ पर होने नहीं जा रहा है। क्वेश्चन का लेवल जो होना चाहिए वो निश्चित रूप से सिविल सेवा के लायक होना चाहिए। और सबसे अंत में करेंट अफेयर्स पर भी बात करना चाहूँगा। करेंट अफेयर्स जिनको भी झारखंड नेशनल, इंटरनेशनल इत्यादि से रिलेटेड से करेंट अफेयर्स की समस्या हो रही है, वहाँ पूरा उपलब्ध है पिछले 4-5 सालों का झारखंड का, और नेशनल इंटरनेशनल भी 2-3 वर्षों का उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो करेंट अफेयर्स है वहाँ पर भी अप्रोच जो आपका होना चाहिए, हर एक करेंट अफेयर्स को सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है, मुख्य परीक्षा में भी वो कितना इम्पोर्टेंट आपका बन रहा है, आपका पढ़ने का तरीका, करेंट का कलेक्शन, वह बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि सिविल सेवा को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में बांट ही नहीं सकते हैं, है ना। यह भी प्रश्न हमेशा उठता रहता है कि पिछला 1 साल का पढ़ा जाए, 6 महीना का पढ़ा जाए, है ना। पीटी के दृष्टिकोण से नेशनल इंटरनेशनल आप 1 साल का पढ़ लीजिए, लेकिन झारखंड का तो पुराना भी पूछा जा सकता है, फिर भी लास्ट आवर में आपको 1 साल का तो पढ़ना ही होगा। लेकिन इस प्रश्न को भी मैं बेकार मानता हूँ, क्योंकि करेंट अफेयर्स जो होता है, कोई भी घटना होती है वो बाद में शुरू में 1 साल तक आपका करेंट के लिस्ट में रहेगा, उसके बाद वह ट्रेडिशनल का पार्ट बन जाता है। चाहे कोई इकोनॉमिक डिसीजंस लिए गए हों या फिर कोई पॉलिटिकल निर्णय आया हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हो, या कोई भी डिसीजंस हो, या झारखंड से रिलेटेड कुछ भी हो, वो कभी न कभी जा कर के ट्रेडिशनल के किसी न किसी टॉपिक में जुड़ जाता है। इट मीन्स आपका एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए करेंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, जो मुख्य परीक्षा में भी आपको काम दे। क्योंकि मुख्य परीक्षा के पुराने धुराने डाटा को आप नहीं डाल सकते हैं, पुराने उदाहरणों को नहीं डाल सकते हैं 1970 और 80 और 85 के। आपको नए एग्जाम्पल्स डालने होंगे, नए डाटा डालने होंगे, नए रिपोर्ट डालने होंगे। वो कहाँ से मिलेगा? करेंट अफेयर्स से मिलेगा। इसलिए करेंट अफेयर्स जो है आपका एक सब्जेक्ट के रूप में हमेशा स्टडी कीजिए। 5 मेंस पेपर जो जिससे मेरिट बनता है, उसके अलावा 1 पेपर इसको भी रखिए, करेंट अफेयर्स को भी। 2 पेपर पीटी में है तो 1 पेपर करेंट अफेयर्स को भी हमेशा मान के चलिएगा, तो काफ़ी आपको लाभ होगा। करेंट अफेयर्स में भी स्तरहीन सामग्रियाँ नहीं पढ़ना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अन्यथा ऐसे चीज़ों को आप याद करते रह जाएंगे जिसका एग्ज़ाम से कोई संबंध ही नहीं है, और ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ छूट जाएंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते थे। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना है। आप लोग सावधानी रखिए, है ना, और जो भी निर्णय लीजिए बहुत सावधानी से लीजिए, और
फाइनल रिजल्ट के लिए लीजिए। क्लियर? रिजल्ट कब आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्पेंसर का जो कंसेप्ट है वह धारणा चलता है। जेपीएससी को किसी से सहानुभूति नहीं है, सरकार को किसी से सहानुभूति नहीं है ना। जो जिनमें ज़्यादा एबिलिटी होगा, जिन्होंने ज़्यादा मेहनत किया है, निश्चित रूप से उनका होगा। आप जब भी तैयारी शुरू करते हैं धैर्य रखिए, है ना। दूसरे लोगों के साथ तुलना मत कीजिए, उनका तो कंप्लीट है, हमारा अब क्या होगा, है ना। वो भी कभी ना कभी जीरो थे, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। जिनकी संभावना इस बार है वो भी कभी ना कभी जीरो थे, लगातार मेहनत करके उन्होंने इस मुकाम को प्राप्त किया है। इस चीज़ को उनसे सीखिए, ना कि उनसे तुलना करने लगिए। मुकाबला कीजिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कीजिए, लेकिन तुलना मत कीजिए। जो आपसे ज़्यादा लंबे समय तक वर्क किए हैं, जो आपसे ज़्यादा बेहतर रणनीति से वर्क किए हैं, तो यहाँ तो सर्वाइवल द फिटेस्ट का मामला है ना। ऐसा तो नहीं है कि 60% से जिसका अधिक आया, 40% से जिसका अधिक आया सबका हो जाएगा। उनका होगा जो सर्वोच्च 342 होंगे अपने अपने कैटेगरीज में। जो 342 में नहीं आ पाएंगे, 1 मार्क्स भी आप पीछे रह जाएंगे तो छूट जाएंगे। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा डिफरेंस इतना अधिक क्रिएट कर दीजिए, है ना, कि 342 रैंक का मत सोचिए, अंडर 10 का सोचिए, अंडर 20 का सोचिए। निश्चित रूप से आप कुछ अलग करेंगे। आरक्षण से जाना है मत सोचिए, है ना। विदाउट रिजर्वेशन हमको इन करना है, यह दिमाग में रखिए। तो आपका स्टडी का लेवल जो होगा वह उसके अनुसार हो जाएगा। दिमाग में रखेंगे कि हमारा आरक्षण है, चलो यहाँ नहीं तो वहाँ, है ना, इस बार नहीं तो अगली बार, तो उसी टाइप का पढ़ाई होगा। आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस हैं, सभी को टारगेट इसी बार के लिए रखना है पहला। और अगर आप अनुभवी भी हैं, पीटी कई बार आपका निकल चुका है, कभी मिस नहीं करता है ना। इसको बस इतिहास से समझिए, वर्तमान से नहीं जोड़िए। आज भी तब निकलेगा जब आप मेहनत करेंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं निकलेगा। सिंपल सा बात है, क्योंकि सर्वाइवल द फिटेस्ट है। क्लियर? आप मेहनत करेंगे आपका निकलेगा, कोई और मेहनत करेंगे किसी और का निकलेगा। और सिर्फ पीटी पास करके मुख्य परीक्षा में हथियार डाल देना है, पीटी ही आपका उद्देश्य था, ऐसा भी कंसेप्ट मत रखिए। अपना प्रयास कीजिए, 100% प्रयास कीजिए। कोई भी दिक्कत आ रही है, रेनेसा आईएएस को निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर बुक, गाइड, करेंट अफेयर की पत्रिकाएं, हर चीज़ से आपको बचा दिया जाता है और उचित गाइडेंस देने का प्रयास किया जाता है। और जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं अपने दोस्तों से भी इस संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। कन्फर्म होने के बाद निश्चित रूप से जुड़िए और 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दीजिए। धन्यवाद।